ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर की, जहां सूरज की किरणें तो खेतों को रोशन करती थी, लेकिन लोगों के दिलों में गरीबी का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। इस गांव में रहता था रामू, एक मजदूर जिसकी जिंदगी दिन रात मेहनत में कटती थी। फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। रामू की जिंदगी एक टूटी फूटी झोपड़ी में सिमटी हुई थी, जहां वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक नन्हा सा फूल खिल उठा। लक्ष्मी ने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा रानी। जब लक्ष्मी ने अपनी छोटी सी रानी को पहली बार गोद में लिया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने रानी को सीने से लगाया और सोचा कि अब उसकी दुनिया में रोशनी आ गई है। लेकिन रामू के लिए यह खुशी नहीं, बल्कि एक बोझ थी। गांव में बेटियों को अभिशाप माना जाता था। लोग रामू से कहते, अरे रामू, बेटी हुई है, अब तो तेरी मुसीबतें और बढ़ेंगी। इसे पालना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये ताने सुनकर रामू का दिल टूटता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार की जगह नफरत ने ले ली। रामू पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा था। न खेत, न पक्का मकान, बस वही टूटी झोपड़ी थी जिसमें वो जैसे तैसे गुजारा करता था। उसका सपना था कि उसके घर में बेटा पैदा हो जो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन रानी का जन्म उसके सारे सपनों को चूर चूर कर गया। उसने कभी रानी को प्यार से नहीं देखा, कभी उसे गोद में नहीं उठाया। रानी उसके लिए बस एक बोझ थी, जो हर दिन उसके कंधों पर और भारी होती जा रही थी। लक्ष्मी, रानी की मां, अपनी बेटी से जान से ज्यादा प्यार करती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वो चुपके से रानी को गले लगाती, उसके माथे को चूमती और रामू की बेरुखी देखकर अकेले में आंसू बहाती। दोस्तों, समय बीता और रामू के घर में गरीबी का साया और गहरा होता गया। कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार हर दिन दरवाजे पर आकर चिल्लाते, रामू, कर्ज नहीं चुका सकता तो कुछ बेच दे, वरना सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन रामू के पास बेचने को कुछ नहीं था, न जमीन, न घर, बस उसकी झोपड़ी और उसकी मासूम बेटी रानी। जब रानी 12 साल की हुई, गांव के सबसे बड़े जमींदार बृजलाल ने रामू के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। बृजलाल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रामू, मुझे तेरी बेटी रानी चाहिए। मैं उसे 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तेरी सारी गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। सोच ले। दोस्तों, उस पल रामू के दिमाग में क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। उसने रानी को कभी बेटी नहीं माना था और अब उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका है। उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। लक्ष्मी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रामू के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रामू, ये क्या कर रहे हो? ये हमारी बेटी है, इसे मत बेचो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। लेकिन रामू का दिल पत्थर बन चुका था। वो गुस्से में चिल्लाया, लक्ष्मी, गरीबी में बेटी बोझ होती है। 10 लाख मिल रहे हैं, इससे अच्छा सौदा और क्या होगा? चुप रहो और मुझे करने दे। और फिर एक काली रात में रामू ने अपनी 12 साल की मासूम रानी को बृजलाल के हवाले कर दिया। जब रानी को जबरदस्ती बृजलाल की हवेली ले जाया गया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी मां को पुकार रही थी, मां, मुझे बचाओ, मुझे यहां से ले चलो। लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे में खो गई। लक्ष्मी बाहर दरवाजे पर सिर पटक कर रो रही थी, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे वापस कर दो। लेकिन रामू ने उसकी एक न सुनी। वो 10 लाख रुपए लेकर घर लौट आया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। दोस्तों, जिसे वो जीत समझ रहा था, वो उसकी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। बृजलाल की हवेली बाहर से तो किसी महल जैसी थी,
लेकिन अंदर से वो नर्क थी। ऊंची ऊंची दीवारें, हर कोने पर सख्त पहरेदार, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रानी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे हल्की सी रोशनी आती थी। वो डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक बूढ़ी नौकरानी कमरे में आई। उसने बिना कुछ बोले एक थाली में सूखी रोटियां और पानी रखा और चली गई। रानी ने भूख के बावजूद कुछ नहीं खाया। उसे बस अपनी मां की याद आ रही थी। वो सोच रही थी, मां, तुम कहां हो? पापा ने मुझे यहां क्यों छोड़ दिया? कुछ घंटों बाद दरवाजा खुला और बृजलाल अंदर आया। उसकी आंखों में क्रूरता और लालच साफ झलक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब से तू यही रहेगी। जो मैं कहूंगा वही करेगी, समझी? रानी ने डर से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी? क्या पापा मुझे लेने नहीं आएंगे? दोस्तों, दिन बीतते गए और हर दिन रानी के लिए एक नई सजा की तरह था। बृजलाल उसे ताने मारता, तेरे बाप ने तुझे बेच दिया, अब तू मेरी गुलाम है, यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। रानी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि हर दरवाजे पर सख्त पहरा था। हर कदम पर उसकी निगरानी होती थी। एक दिन रानी ने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। जब नौकरानी खाना देने आई तो वो दरवाजे के पीछे छिप गई, और जैसे ही दरवाजा खुला वो तेजी से दौड़ पड़ी। वो सोच रही थी, बस किसी तरह बाहर निकल जाऊं, अपनी मां के पास पहुंच जाऊं। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बृजलाल के गुंडों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि उसके नन्हे शरीर पर सिर्फ घाव और निशान रह गए। दोस्तों, उस मार ने रानी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके इरादों को और मजबूत कर दिया। उसने मन में ठान लिया, मैं यहां से निकलूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। और फिर एक दिन रानी की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगी। गांव में एक समाज सेवी संस्था आई जो गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। रानी ने किसी तरह एक छोटा सा कागज लिखा और उसमें अपनी कहानी बयान की। मेरे पापा ने मुझे 10 लाख में बेच दिया है, मुझे यहां से बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। उस कागज को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया और किस्मत से वो संस्था के एक कार्यकर्ता के हाथ लग गया। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने रानी को छुड़ाने का प्लान बनाया, पुलिस की मदद ली और एक रात बृजलाल की हवेली पर छापा मार दिया। उस रात रानी को उस नर्क से आजादी मिली। जब वो बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच आजाद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये आजादी रानी की मंजिल नहीं थी, बल्कि उसके असली संघर्ष की शुरुआत थी। संस्था ने रानी को शहर के एक बालिका आश्रम में रखा, जहां कई ऐसी लड़कियां थी जो अपने अपने दर्द की कहानी लिए जी रही थी। पहली बार रानी को लगा कि वो अकेली नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। उसके अंदर हार मानने का नामो निशान नहीं था। आश्रम के लोग उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करते, रानी, पढ़ लिख कर कुछ बनो, अपनी जिंदगी बदलो। लेकिन गांव में पली बढ़ी रानी के लिए यह आसान नहीं था। अंग्रेजी के शब्द उसे समझ नहीं आते, गणित की किताब उसे डराती और बड़े बड़े शब्द उसके दिमाग में नहीं समाते। कई बार उसका मन करता कि सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता का लालच, मां की चीखें और बृजलाल का जुल्म याद आता। ये सब उसे हर बार आगे बढ़ने की ताकत देता। दिन रात मेहनत के बाद रानी ने 10वीं की परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो वो जिले में टॉप कर चुकी थी। दोस्तों, ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। उसकी कहानी अखबारों में छपी, लोग उससे मिलने आए। लेकिन रानी की असली मंजिल अभी बहुत दूर थी। उसने ठान लिया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ेगी जो समाज के जुल्म का शिकार होती है।
उसने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी देने का फैसला किया। दिन में वो आश्रम में दूसरों की मदद करती और रात में किताबों में डूब जाती। कई बार नींद पूरी नहीं होती, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रानी देश की टॉप रैंकर्स में शामिल थी। दोस्तों, जिस लड़की को उसके बाप ने 10 लाख में बेच दिया था, वो आज एक आईएएस अफसर बन चुकी थी। अब वक्त था अपने अतीत का सामना करने का। रानी अपने गांव चांदपुर लौटी, लेकिन इस बार वो उस बेबस बच्ची के रूप में नहीं, बल्कि एक ताकतवर अफसर के रूप में। उसके साथ सरकारी गाड़ियां थी, सुरक्षाकर्मी थे और पत्रकारों की भीड़ थी। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वही रानी है जिसे उसके बाप ने 10 लाख में बेच दिया था? इधर रानी का पिता रामू अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों में पछतावा साफ दिखता था। जब उसे पता चला कि गांव में एक महिला डीएम आई है, तो वो भीड़ में खड़ा होकर देखने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि वो उसकी अपनी बेटी रानी है, तो उसके पैर कांपने लगे। उसके सामने वही 12 साल की मासूम रानी घूम गई, जिसे उसने अपने लालच में नर्क में झोंक दिया था। रानी गाड़ी से उतरी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं। उसने गांव के विकास की समीक्षा शुरू की, लेकिन फिर अचानक वो अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़ी। भीड़ को चीरते हुए वो उस टूटे फूटे घर के सामने खड़ी हो गई, जहां कभी उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की थी। रामू कांपते हुए उसके सामने आया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन रानी ने उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज में ताकत थी। कौन बेटी? मैं तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी, जिस दिन तुमने मुझे 10 लाख में बेच दिया। आज मुझे बेटी मत कहो। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रानी के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी बन जाएगी। मुझे माफ कर दे। रानी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। भीड़ सांस थामे देख रही थी कि क्या वो अपने पिता को माफ करेगी। लेकिन रानी ने एक सख्त फैसला सुनाया। ये गांव अब बदलने वाला है। यहां अब कोई बेटी बेची नहीं जाएगी। आज से हर लड़की को पढ़ाई का मौका मिलेगा, और जो उसे बोझ समझेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रामू उसके पैरों में गिरा रहा, लेकिन रानी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये उसके लिए बदला नहीं था, बल्कि समाज को बदलने का पहला कदम था। लेकिन दोस्तों, रानी का दिल अभी अपनी मां को देखने के लिए तड़प रहा था। वो उस टूटी झोपड़ी में गई, जहां उसकी मां लक्ष्मी अब अकेली रहती थी। लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन आंखों में वही प्यार था। जैसे ही लक्ष्मी ने रानी को देखा, उसे यकीन नहीं हुआ। वो अपनी आंखें मलने लगी। क्या ये सच में मेरी रानी है? रानी ने एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़कर अपनी मां के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मां, मैं आ गई। अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, उसके बाल सहलाए, और दोनों मां बेटी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बाहर खड़ी भीड़ ये नजारा देखकर सिसक रही थी। लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, जब तुझे बेचा गया, मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने हर दिन भगवान से तुझे मांगा, लेकिन मुझे लगा मेरी रानी मर गई। रानी की आंखों में आग थी। मां, मैं मरी नहीं थी। इस समाज ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को जिंदा रखा। अब मैं हर उस बेटी के लिए लड़ूंगी जो हमारे जैसा दर्द झेलती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और किरदार था, बृजलाल। जब उसे पता चला कि रानी डीएम बनकर लौटी है, तो वो डर से कांप उठा। उसने अपने गुंडों को बुलाया। ये लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए। अगर इसने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन अब रानी कोई कमजोर बच्ची नहीं थी, वो कानून की ताकत थी। उसे बृजलाल की साजिश की खबर मिली
और उसने पुलिस को आदेश दिया, बृजलाल के सारे काले कारनामों की जांच करो। उस रात पुलिस बृजलाल की हवेली पर पहुंची। गांव वाले हैरान थे, क्या आज वो शैतान पकड़ा जाएगा? बृजलाल गुस्से में बाहर निकला, ये क्या तमाशा है? तभी रानी की गाड़ी रुकी और वो उतरी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। बृजलाल कांपते हुए बोला, तू जिंदा कैसे बची? रानी ने ठंडा जवाब दिया, बृजलाल, तूने मेरी किस्मत को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं तेरे कर्मों की सजा बनकर आई हूं। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली और वहां से कई लड़कियां निकाली गई, जिन्हें बृजलाल ने सालों तक कैद रखा था। गांव वाले समझ गए कि रानी सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि हर उस लड़की की आवाज बन चुकी थी जो जुल्म सह रही थी। बृजलाल को हथकड़ियां पहनाकर गाड़ी में डाला गया और उसकी आंखों का डर बता रहा था कि उसका खेल खत्म हो चुका था। अगली सुबह गांव में एक नई उम्मीद जगी। जो लड़कियां सालों तक कैद थी, वो आजाद हुई। रानी ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम्हारी तकदीर कोई और नहीं लिखेगा, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। गांव की औरतें पहली बार घरों से निकली। लोग हैरान थे कि जिसे बेचा गया था, वही आज गांव की बेटियों का भविष्य संवार रही थी। रानी ने गांव के स्कूल का दौरा किया और वहां के हालात देखकर उसका दिल टूट गया। लड़कियां पढ़ाई से दूर थी, उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था। उसने सख्त फैसला लिया, हर लड़की को पढ़ाई मिलेगी। बेटी बोझ नहीं, ताकत है। उसने सरकार से एक महिला स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर की मांग की, जहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा भी सिखाई जाए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जो लड़कियां पहले घरों में कैद थी, वो स्कूल जाने लगी। माएं गर्व से अपनी बेटियों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी देश भर में फैल गई। अखबारों में सुर्खियां छपी, जिस बेटी को बेचा गया, वही बेटियों का भविष्य संवार रही है। उसने गांव में एक बेटी बचाव केंद्र बनवाया, जहां शोषित लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा दी जाती। हर लड़की के मन में एक सपना जगा, हम भी रानी दीदी की तरह बनेंगे। फिर एक दिन रानी को राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। उसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो स्टेज पर खड़ी हुई तो लाखों लोगों ने तालियां बजाईं। राष्ट्रपति ने कहा, रानी सिर्फ एक नाम नहीं, हर उस लड़की की ताकत है जो बंधनों को तोड़ना चाहती है। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये जीत के आंसू थे। एक पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? रानी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सपना है कि कोई बेटी अपने पिता के हाथों न बिके, कोई लड़की पढ़ाई से वंचित न रहे और हर बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन इधर रानी का पिता रामू, जिसने अपनी बेटी को 10 लाख में बेचा था, अब गांव में सबसे तुच्छ इंसान बन चुका था। लोग उससे नफरत करते, कोई उससे बात नहीं करता। वो अकेला, बीमार और टूटा हुआ जी रहा था। जब उसे पता चला कि रानी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, तो वो और टूट गया। फिर एक दिन जब रानी गांव में नए स्कूल का उद्घाटन कर रही थी, रामू दूर खड़ा सब देख रहा था। अचानक वो रानी के सामने आया, बेटी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, क्या मुझे माफी की कोई उम्मीद है? रानी ने ठंडी नजरों से उसे देखा, तुमने मुझे उस दिन बेटी मानना छोड़ दिया था, जिस दिन मुझे बेचा। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, पर माफ भी नहीं कर सकती। अपनी गलती के साथ जियो। रामू वही घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव को सरकार ने बेटी बचाओ मॉडल गांव घोषित किया। यहां हर लड़की को मुफ्त शिक्षा और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलने लगी। फिर एक दिन जब रानी एक मंच पर भाषण दे रही थी, एक छोटी सी लड़की दौड़कर उसके पास आई और बोली, रानी दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। रानी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मुझसे भी आगे जाओगी। बेटी, उस पल रानी को एहसास हुआ कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुकी थी।